is the number of independent ways in which a given molecule absorb energy, मतलब एक मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच ए गिवन मॉलिक्यूल विल एब्सॉर्ब द एनर्जी, उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल है, से दिस इज ए मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? एक ही एटॉम, राइट। मोनो मतलब सिंगल। तो ये मोनो एटॉमिक किस डायरेक्शन से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा? इसके पास कितना डायरेक्शन है टू एब्सॉर्ब द एनर्जी? कितना डायरेक्शन है? अगर ये इसको हम लोग स्पेस में लेके गया तो कितना डायरेक्शन होगा इसके पास? एक है एक्स डायरेक्शन, दूसरा क्या डायरेक्शन है? वाई, और तीसरा Z। सो फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होगा। तो इसको निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यू कैन राइट द फॉर्मूला। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखना, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय कैपिटल F इक्वल टू 3n, कैपिटल N माइनस k। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। where n is the number of atoms, capital N is the number of atoms, capital N is the number of atoms, and capital K is the independent relation, capital N is the number of atoms, and capital K is the independent relation, ठीक है, independent relation। रिलेशन मतलब एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटॉम, तो इसके पास कितना रिलेशन होगा? रिलेशन का मतलब क्या है? किसी के साथ होना पड़ेगा, राइट। एटलीस्ट दो के बीच में एक हो सकता है, लेकिन एक ही है तो एक के किसका होगा? रिलेशन नहीं होगा। तो इसका मोनो एटॉमिक का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना है? कितना हो जाएगा? 0। और इसका मोनो एटॉमिक का n कितना है? नंबर ऑफ एटॉम्स इज हाउ मेनी? 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 into 1, दैट इज 3, ठीक है। सो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, डायटोमिक का भी होगा। हाँ आ रहा है, ठीक है। एक पहले इसका लिखो, नंबर 1 में लिखना, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, the degree of freedom is given by F equal to 3 into 1 minus 0, so that is equal to 3। नेक्स्ट लिखना, फॉर डायटोमिक गैस का कोई एग्जांपल दे सकते हो? O2, राइट। O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसका कितना रिलेशन होगा बोलो? कितना रिलेशन हो सकते हैं? एक एटॉम यहाँ पर, एक एटॉम यहाँ पर, 2 एटॉम है, राइट। तो इसके बीच में कितना रिलेशन पॉसिबल है? कितना रिलेशन? 2 के बीच में कितना रिलेशन होगा? एक ही हो सकते हैं। 1 बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटॉम, ठीक है। कितना रिलेशन होगा यहाँ पर? K is how much for diatomic? 1. Number of independent relation will be how many? 1, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो कितना आएगा? n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर निकालो, -1, 3 into 2 -1, so this will be how much? 5। So degree of freedom for diatomic gas is how much? 5, 5 होगा। नेक्स्ट लिखो, ट्राइएटॉमिक गैस, TRI, ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राई का मीनिंग क्या है? कितना रिलेशन हो सकते हैं ट्राइएटॉमिक में?
अच्छा, ट्राइएटॉमिक का दो टाइप्स है, एक है लीनियर मतलब एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इसके साथ भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसको बोला जाएगा लीनियर। तो इसका k का वैल्यू कितना आएगा यहां पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, एक रिलेशन इसके बीच में, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट रिलेशन, 2, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 3 into 3, नंबर ऑफ एटॉम इन ट्राइएटॉमिक इज 3 माइनस कितना होगा 2, तो 7, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर ट्राइएटॉमिक इज 7। नेक्स्ट में आएगा नॉन लीनियर। सो नॉन लीनियर कैसा होगा, से एक मैंने यहां पर लिया, दूसरा मैंने यहां पर लिया, अब तीसरा मैंने यहां पर लिया, तो कितना होगा रिलेशन, एक इन दोनों के बीच में, एक होगा इन दोनों के बीच में, और थर्ड किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। सो हाउ मेनी रिलेशन, कितना रिलेशन होगा, एक इसके बीच में 1 2 and 3, सो k विल बी हाउ मच 3, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 into 3 minus 3, 6, so for non-linear the degree of freedom will become 6। next we go calculation of ratio of specific heat, calculation of ratio of specific heat, ratio of specific heats, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा था Cp एंड Cv, याद है ना, Cp Cv, तो इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे अलग अलग गैस के कारण, मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक, तीनों का अलग अलग करके निकालेंगे। फर्स्ट राइट ऑन नंबर 1, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, तो Cv का फॉर्मूला क्या था एक बार देख लो, उसके बाद लिखना, Cv इज हाउ मच dq/dt एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, और इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं du/dt करके, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कल ही हम लोग इसका डिराइवेशन किया था, dq क्या था du प्लस pdv, cv में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहां से क्या बचेगा dq इज इक्वल टू du, राइट, तो dq के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे du, समझ पाए, ये हम लोग कल ही डिस्कस किया था, cv मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, सेकंड टर्म विल बिकम 0, तो यहां से dq इज हाउ मच d into u, तो यहां से Cv को हम लोग क्या लिख सकते हैं du/dt, हाँ, u इज द इंटरनल एनर्जी, u का मीनिंग क्या था, इंटरनल एनर्जी, तो अब लिखो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट लाइन में, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी is given by, the change in internal energy is given by, the change in internal energy is given by, इसका एक फॉर्मूला है with the degrees of freedom, so that is given like this, F/2 nR dt, ये इसका फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, so given by du equal to this much, F/2 n मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे तो Cv कितना आ जाएगा, सो Cv विल बिकम F/2 nR, dt कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पर बिठा दिया, सो Cv विल बिकम दिस मच, F/2 n into R, फाइनल एक्सप्रेशन तो वही है ना,
हाँ, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख के उसके बाद ये वाला लिखना। कुछ इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो वी हैव, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। वी हैव Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये हम लोग क्लास में डिराइव किया था, याद है, Cp माइनस Cv इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पर अगर हम लोग Cv का वैल्यू पुट कर देंगे तो F/2 इज इक्वल टू R। तो यहाँ से Cp कितना आ जाएगा, F/2 प्लस R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Cp मतलब molar specific heat at a constant pressure, so that is given by this formula F/2 nR plus R। देख लो, चेक कर लो कैलकुलेशन। इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव साइन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर जगह समझ में आ रहा है? सिर्फ ये कैलकुलेशन है, ठीक है। ये वाला रिलेशन लास्ट क्लास में डिराइव किया था, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। बस याद क्या रखना पड़ेगा, ये वाला रिलेशन को, दिस रिलेशन ओनली यू टू रिमेंबर। बाकी सब तो मिला हुआ है, Cv ये सब मिला हुआ है। So this is equation number 3. Now write down the ratio of the specific heat. The ratio of the specific heat is given by, the ratio of the specific heat is given by Cp by Cv. इसका सिंबल याद है, इसका सिंबल गामा, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में था, PV टू द पावर गामा, दैट गामा इज Cp by Cv, ठीक है। तो यहाँ से बिठा दो वैल्यूज को, Cp और Cv का वैल्यूज बिठा दो। सर हम लोग को Cv का वैल्यू कैसे निकालना था सर? अभी तो निकाल के दिया। ये स्पेसिफिक हीट जो थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ा था, Cv को, ठीक है, वहां से ये वाला कैलकुलेशन हम लोग निकाला था, dq by dt। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू du प्लस pdv। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, dq इज इक्वल टू du, मतलब इसके जगह पर डायरेक्टली वी कैन राइट du का। तो यहाँ पर du का फॉर्मूला है F/2 nR into dt। तो यहाँ पर इसको बिठा दो, तो dt और dt कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ये, तो इसके ऊपर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। F/2 nR प्लस कितना आएगा, R डिवाइडेड बाय Cv कितना था, Cv इज हाउ मच, F/2 nR। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस R बाई F/2 n into R। ये आएगा क्या, ये आएगा, हाँ R will get cancel out, so gamma is equal to 1 plus R और R cancel हो गया, so this will become 2 times F, number of mole को एक ले लो, ठीक है, for 1 mole। For 1 mole the formula will be like this, 1 plus 2 by F। डिराइवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर डिराइवेशन 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। अब अगर हम लोग मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालते हैं गामा का वैल्यू, तो कितना आएगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था मोनो के लिए, 3 था, तो यहाँ पर बिठा दो 2/3, तो यहाँ से कितना आ गया, 5/3। सो दिस इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर मोनो एटॉमिक गैस। नेक्स्ट डाई के लिए क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस के लिए क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो यहाँ पर बिठा दो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5, मतलब 7/5।
So gamma will become 7/5. So like this you can go for triatomic gas also. ट्राइटोमिक का कर लेना, ट्राइटोमिक में एक होगा 7 आया था एक में लीनियर में और नॉन लीनियर में आया था 6, तो उसको बिठाकर यू कैन फाइंड आउट द गामा, गामा का वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे हम लोग किया इसको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो क्या करोगे यहाँ पर F को रिप्लेस कर देना 3 से, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इक्विपार्टीशन का मीनिंग क्या होता है? इक्विपार्टीशन स्पेलिंग ठीक है ना या गलत हुआ? PAR क्या होना चाहिए? TI 2 बार होगा ना? TI 2 बार होता है क्या? पार्टीशन। तो इसका मीनिंग क्या है इक्विपार्टीशन का? दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड किया, राइट, इक्वली डिवाइडेड। तो इसका स्टेटमेंट लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the total energy of a gas molecule, the total energy of a gas molecule is divided equally into three parts, that is along x direction, y direction and z direction, x direction, y direction and z direction. Each of energy half kT, each of energy half kT, each of energy half kT, where capital K is the Boltzmann constant. नाम सुना है क्या Boltzmann constant? Here K is the Boltzmann constant. मतलब एक मॉलिक्यूल जो होगा इसका टोटल एनर्जी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी। अभी हम लोग निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाउ मच, क्या था इसका फॉर्मूला? हाफ कैपिटल M V स्क्वायर RMS, ठीक है, ये हम लोग निकाला था, राइट। तो ये था काइनेटिक एनर्जी। अब उसके पहले वाला इक्वेशन देखो एक बार, इसका पहला इक्वेशन ऐसे लिखा था क्या? हाफ mv स्क्वायर RMS को क्या लिखा था राइट हैंड साइड में, देख लो एक बार। इसका जस्ट ऊपर का इक्वेशन क्या लिखा था?
आज ही तो लिखा है। कितना लिखा था? हाँ जुबान बोलो। 3/2 nRT। 3/2 nRT। कॉपी है ठीक है, ये लिखा था 3/2 nRT। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखो, बोर्ड में देखो, ये क्वांटिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसको हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी है? गैस मॉलिक्यूल का, राइट। सो राइट हैंड साइड में देखो, दिस इज इक्वल टू 3/2। इसको हम लोग एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, n r डिवाइड बाई कैपिटल N A मल्टीप्लाइड बाई N A इनटू क्या करेंगे? T। N A से डिवाइड किया, N A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो N A क्या है? व्हाट इज N A? एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मतलब एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो क्वांटिटी है 3/2 n r by na, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट r डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज नोन एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसका रिलेशन क्या आ गया? kNa into T। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में स्मॉल m क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट है। Na एवोगैड्रोस नंबर, अनदर कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 kT। इसके बराबर होगा, ठीक। बाकी तो सब कांस्टेंट है, Na ऑल आर कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 kT। मतलब एक गैस मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितना होगा? 3/2 kT। तो वो इसके पास कितना डायरेक्शन है एनर्जी एब्सॉर्ब करने का? 3 डायरेक्शन है, x, y एंड z। तो अगर तीनों में 3/2 kT बांट दिया तो एक में कितना बचेगा? टोटल एनर्जी इसके पास कितना है? 3/2 kT। तो एक एक्सिस में कितना एनर्जी होगा? कितना डायरेक्शन है? x, y, z। टोटल एनर्जी इस मॉलिक्यूल के पास कितना है? 3/2 kT। तो एक में कितना होगा? हाफ kT। यहाँ पर क्या होगा? हाफ kT। y में कितना बचेगा? हाफ kT। z में कितना होगा? हाफ kT। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है उसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे x, y और z में। टोटल एनर्जी कितना है? 3/2 kT। तो x में कितना जाएगा? हाफ kT। y में कितना जाएगा? हाफ kT। z में कितना जाएगा? हाफ kT। तो ये जो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एनर्जी को, इसी का नाम है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दिस इज नोन एज द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका सिर्फ मीनिंग इंपॉर्टेंट है और इसका हाफ kT वाला रिलेशन, ठीक है। एक एक्सिस में द एनर्जी विल बी हाफ kT। टोटल कितना आएगा? 3/2 kT। और k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको ड्रॉ करके लिखो, हाफ kT एंड हाफ kT। और एक टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ, ठीक है। लास्ट टॉपिक लिखो मीन फ्री पाथ। चैप्टर बताओ। हाँ, इस चैप्टर से हार्डली यू कैन एक्सपेक्ट 4 और 3 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें मेन टॉपिक कौन सा है? प्रेशर कैलकुलेशन, आरएमएस वेलोसिटी, जो मैंने फॉर्मूला दिया था आरएमएस और मोलर मास का, वो वाला रिलेशन। उसके बाद रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट,
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, Sir, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक। कल जो क्लास हुआ था सर वो हाँ। एक ने एक्स्ट्रा कराया था, नॉर्मल शेड्यूल में था। नहीं एक्स्ट्रा Extra। ट्यूसडे तो रहता नहीं है सर तो वो ग्रुप में extra- मैसेज किया था क्या सर? हाँ वो तो बोल दिया था ग्रुप में। तुम घूम रहे हो ना, नहीं हो गया। मुझे पता नहीं। लिखो नेक्स्ट टॉपिक मेन फ्री पाथ। जीवन सर मैसेज क्यों नहीं किया? आज पूछना चाहिए पूछूंगा सर। मेन फ्री पाथ, फिर से ऑनलाइन देखना पड़ेगा। मेन फ्री पाथ। सटिका तुम लोग का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, फाइनल एग्जाम? तुम्हें तो 8 दिन ही चलता है फाइनल। अभी नहीं चलता है। तुम लोग का डेली फाइनल होता है। हम लोग को भी तो होता है सर 3 वीक बाद। नहीं वो लोग का थोड़ा अलग होता है, उन लोग का संडे को भी बुलाते हैं। संडे को है। वो नहीं, हम लोग का संडे को है सर। संडे को है। संडे को होता है ना क्लास? नहीं सर, एग्जाम है सर। अच्छा वही एग्जाम में उन लोग का डेली होता है हम लोग का फाइनल। 3 वीक्स बाद एवरी संडे एग्जाम होता है। 3 वीक को जो पढ़ा है उसके हम लोग तो बम्बू देके तो निकाल लेते हैं। ये इंटीग्रेट कोर्स बहुत फेमस है। ये नहीं पता है। मेन फ्री पाथ। फिर से चाकू ढूंढा है। तो इसके नीचे लिखो एक सेंटेंस, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव collisions. It is the distance covered between two successive collisions. मतलब दो कॉलिशन के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा उसमें कोई भी कॉलिशन नहीं होगा। मतलब एक कॉलिशन यहाँ पर हुआ, दूसरा कॉलिशन यहाँ पर होगा, तीसरा कॉलिशन यहाँ पर होगा, फोर्थ कॉलिशन यहाँ पर होगा। किसका कॉलिशन? मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का। और फिफ्थ कॉलिशन यहाँ पर हुआ। तो इन दोनों कॉलिशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस d1, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, d2। सो दिस इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। इसका नाम फ्री क्यों है? बिकॉज दिस पाथ इज फ्री ऑफ एनी कॉलिशन। इस पाथ में कोई भी कॉलिशन प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस पाथ इज फ्री ऑफ एनी कॉलिशन। सर अभी तो it is a distance covered between टू सक्सेसिव कॉलिशन, दो कॉलिशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब एक कॉलिशन यहाँ पर हुआ, दूसरा कॉलिशन यहाँ पर हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सो दैट इज दिस मच, ये वाला डिस्टेंस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ क्यों? बिकॉज इस पाथ में देयर विल बी नो कॉलिशन। क्लियर है? तो अभी हम लोग इसका डिराइवेशन करेंगे टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। सर इस चैप्टर से सम जाता है या फिर डेरिवेशन जाता है? बोर्ड स्कूल एग्जाम में तो आएगा थ्योरी मतलब डिराइवेशन, डेफिनेशन, ये सब आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आरएमएस स्पीड, प्रेशर कैलकुलेशन से आता है क्वेश्चन। अब बोर्ड में देखो, ये हम लोग मॉलिक्यूल्स लिया, एक मॉलिक्यूल यहां पर मैंने लिया, ठीक है, इसका डायमीटर है d। सब मॉलिक्यूल्स का डायमीटर कितना है? d, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल। पहले लिखा था एजम्पशन में ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। अब मैंने यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर को लिया, ठीक है, दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर। इसका लेंथ मैंने लिया सपोज 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का सिलेंडर यहाँ पर इमेजिनरी मैंने कंसीडर किया। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज गिवन बाय 2d, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ d। अब यहाँ पर बोलो कि कॉलिशन कौन सा मॉलिक्यूल्स का होगा? जो सिलेंडर का बाहर है उसका होगा, या जो सिलेंडर के अंदर है उसका होगा, या फिर जो मॉलिक्यूल्स सरफेस में प्रेजेंट है उसका होगा? किसका कॉलिशन होगा? Which molecules will suffer the collision? मतलब ये मॉलिक्यूल अगर इस स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल इज मूविंग विद दिस स्पीड v,
तो यहाँ पर किसका किसका चांस है कॉलिशन होने का? जो सिलेंडर के अंदर आ गया उस मॉलिक्यूल्स का, या फिर जो बाहर है उसका? अंदर वाला। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 2d इज बिगर देन d, राइट? ये सिलेंडर का डायमीटर कितना लिया मैंने? 2d, और मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? स्मॉल d। तो जो मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर होगा उसी का कोलिशन होगा, राइट? अब यहाँ पर सपोज 5 मॉलिक्यूल्स है सिलेंडर के अंदर, देन हाउ मेनी कोलिशंस विल ऑकर? 5 मॉलिक्यूल्स है सिलेंडर के अंदर, तो कितना बार कोलिशन होगा? हाउ मेनी कोलिशंस? 5 मॉलिक्यूल से कितना कोलिशन होगा? हाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है? तो इसके साथ ये कोलाइड करेगा, इसके साथ ये कोलाइड करेगा, फिर से ये जाएगा इसमें, ठीक है? कोलिशन होगा। तो 3 मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल्स उतना बार कोलिशन, राइट? जितना बार यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, सपोज यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कितना बार कोलिशन होगा? n टाइम्स। 5 मॉलिक्यूल से 5 बार कोलिशन होगा, 2 मॉलिक्यूल है तो कितना कोलिशन होगा? 2 बार, राइट? मतलब यहाँ पर मैंने इमेजिनरी सिलेंडर लिया जिसका लेंथ कितना लिया? 1 मीटर। अब इस मॉलिक्यूल का कोलिशन जो होगा वो कौन सा मॉलिक्यूल के साथ होगा? जो सिलेंडर के बाहर का है उसके साथ, या फिर जो अंदर में है उसके साथ? अंदर में। क्यों? बिकॉज इसका डायमीटर बड़ा है, राइट? अब जितना मॉलिक्यूल से सिलेंडर के अंदर उतना बार ही कोलिशन होगा। सपोज यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर आ गया, तो कितना बार कोलिशन होगा? ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये 5 बार कोलाइड करेगा सबके साथ। तो हाउ मेनी कोलिशंस विल टेक प्लेस? 5। तो जितना मॉलिक्यूल्स उतना बार कोलिशन। n अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो कितना बार कोलिशन होगा? n टाइम्स। एक के साथ 2 बार नहीं, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि एक बार ही हुआ कोलिशन, ठीक है? ये हम लोग एजम्पशन कर लिया, ठीक, पहले से। ये नहीं तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इसका। अगर हजारों बार कोलिशन हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे मीन फ्री पाथ कौन सा है? सर ये इमेजिन क्या है? ये सिलेंडर पूरा इमेजिन ही है। सर मतलब 5 बार ही होगा? 5 बार मतलब हम लोग एक बार लेंगे, ऐसा नहीं कि एक के साथ 1000 बार हो गया तो बाकी के साथ, तो ऐसे कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक बार कोलिशन को ले रहा हूँ, ठीक है? तो जितना बार मॉलिक्यूल्स होगा जितना नंबर में उतना बार कोलिशन होगा। तो आप इसके नीचे लिखो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। पहले ड्रॉ द डायग्राम। अब इसके नीचे लिखना, we considered a imaginary cylinder, we considered a imaginary cylinder of diameter 2d, of diameter 2d, imaginary cylinder of diameter 2d, and the molecules are of diameter d, and the molecules are of diameter d. So all the molecules which are inside the cylinder will suffer collision. So all the molecules which are inside the cylinder will suffer the collision. So all the molecules which are inside the cylinder will suffer the collision. will suffer the collision. मतलब जितना मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर है सबका कोलिशन होगा, राइट? अब इसके नीचे लिखो नेक्स्ट टाइम में, let x, small letter x, be the number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume. मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? x. In 1 मीटर क्यूब स्पेस how many molecules are present? x. अब इसके नीचे लिखो therefore
total number of molecules inside the cylinder is तो सिलेंडर के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर हम लोग कैसे निकालें? मैंने यहाँ पर x क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से टोटल नंबर मुझे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम को पता करना क्या करना पड़ेगा? पता। क्या? तो यहाँ पर लिखो इक्वल टू, देखिए दैट इज गिवन बाय x into x लिखो मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सर वॉल्यूम में सिलेंडर लिख देना है, लिख दो कि x into वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। x into वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अरे क्या बात जोकिंग मुझे नहीं, जो मारे में अरे की था। अच्छा, इसको कैसे हम लोग निकाला ये वाला इक्वेशन को? ये बात समझ में है? x क्या था? x इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? इसके साथ अगर हम लोग वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? अगर हम लोग इसके साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बचेगा? n बच जाएगा, राइट? वही तो मुझे चाहिए यहाँ पर, वही तो हम लोग निकालना चाहते। तो मतलब अगर x के साथ इफ वी मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द होल सिलेंडर सो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है? एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच। तो यहाँ पर x इंटू पाई, रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना लिया था मैंने? 2d, रेडियस बोलो d, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? d स्क्वायर। h बोलो कितना लिया था? 1 मीटर का लेंथ, ठीक है? तो h के जगह पर वी कैन राइट 1। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है? ये समझ में आए कैसे हम लोग लिखा? टोटल नंबर मतलब x मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। x क्या था? नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उसके साथ अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा? टोटल नंबर। अब देखो इसके नीचे, देयरफॉर number of collisions is given by कितना होगा कॉलिशन का नंबर? कितना होगा नंबर ऑफ कॉलिशंस? अभी मैंने बोला था जितना मॉलिक्यूल्स होगा इतना बार कॉलिशन होगा। 5 बार मॉलिक्यूल मतलब 5 कॉलिशन, तो टोटल नंबर कितना है? ये वाला, ठीक है? सो कितना कॉलिशन होगा? दिस वन, x into pi d square. So this is the number of collision. इतना तक समझ में है? जितना नंबर होगा मॉलिक्यूल्स का उतना बार ही कॉलिशन होगा। So the collision number is given by x into pi d square. अब इसके नीचे लिखो to travel a distance of 1 meter, number of collisions is given by x into pi d square. मतलब 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितना कॉलिशन से, how many collisions will be there to travel 1 meter distance? इतना, ठीक है? 1 मीटर मतलब the length of the cylinder is how much? 1 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितना बार कॉलिशन होगा? x into pi into d square, इतना बार कॉलिशन। Therefore next line में लिखो, therefore one collision
therefore one collision will occur in distance कितना होगा बोलो? इतना बार कॉलिशन हुआ, कितना डिस्टेंस चलने पर? 1 मीटर। तो एक कॉलिशन कब होगा? कितना डिस्टेंस जाने के बाद एक कॉलिशन होगा? कैसे निकालें? इतना बार कॉलिशन हुआ, कितना डिस्टेंस जाने के बाद? 1 मीटर। एक कॉलिशन कितना डिस्टेंस पर होगा? 1/x into pi d square, and this is the mean free path। इसी का नाम है mean free path। This is the mean free path। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग mean free path। मतलब एक कॉलिशन और दूसरा कॉलिशन के बीच का जो डिस्टेंस है, that is known as the mean free path। उसको हम लोग कैसे निकालें? First we have calculated how many collision will occur in 1 meter distance। Then we have calculated that one collision जब होगा तो distance कितना travel करना पड़ेगा? So that will become 1 by this one। ठीक है, so this is the mean free path। तो NCERT textbook में in place of x there it is given n, I think। n के terms में दिया है, you can write x also। ठीक है, no problem। meaning दोनों का same ही। तो ये हो गया mean free path। So this chapter is completed। काइनेटिक। इसका एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, ये चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आ सकता है एग्जाम में, तब चाहिए। अच्छा, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी दिस वन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना था? गिवन मास बाय मोलर मास, राइट? m by m नॉट, राइट? ये था। और PV का एक्सप्रेशन क्या था? nRT के बराबर। तो यहां से देखो n by v कितना आ जाएगा? P by R into T, राइट? P by R into T। ये क्या है? दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग इसके साथ Na को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? If we multiply this one with Avogadro's number, then what will be getting? 6. Number of moles into Avogadro's number। ये क्या देगा? Number of moles into Avogadro's number। ये क्या देगा? क्या देगा? Avogadro's number मतलब 6.023 into that one molecules, right? n मोल्स में कितना मॉलिक्यूल्स है वो मुझे मिल जाएगा। मतलब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा यहाँ से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दैट मींस दिस इज नथिंग बट x ओनली। ये क्या है? ये तो x ही है। तो x के जगह पर यू कैन पुट द वैल्यू दिस वन। x के जगह पर यू कैन डायरेक्टली पुट इट लाइक दिस। तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ is given like this, 1 by x we can replace by n by v into na multiplied by pi d square। Again n by v is this one, so we can write 1 by p by r t Avogadro's number into कितना होगा? pi d square। This is the mean free path। इसका बच्चा ठीक है, हो गया? तो यहां से मेनली सीधा प्रेशर कैलकुलेशन, उसके बाद आरएमएस वेलोसिटी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, देन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन, देन मीन फ्री पाथ का डिराइवेशन। मीन फ्री पाथ का डिराइवेशन हर साल एग्जाम में आता है। 11 का फाइनल एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन है, मीन फ्री पाथ। कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, जैसे कि फ्लूइड में है बार्नोलिस प्रिंसिपल, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक वैसे यहाँ पर आएगा मीन फ्री पाथ। थर्मोडायनेमिक्स में कॉमन क्वेश्चन क्या था? कार्नोट इमेजिंग, लेकिन इस बार वो हटा दिया। सर मीन फ्री पाथ में वो वाला लिखने से नहीं होगा, सिर्फ कौन सा? ये वाला, जबकि वन को ये वाला? हाँ हो जाएगा। हाँ
टेक्स्ट बुक में ओनली दिस मच इज गिवन, इन योर टेक्स्ट बुक ओनली दिस मच इज गिवन।